Hey guys, welcome back to my channel. If you have clicked on this video, then probably you are a medical student or belonging to medical field. So in this video, we are going to take a brief about treatment of hypertension in pregnancy along with its etiology and preventive measure. And I want to make sure that this video is going to be definitely helpful, and if you want more of these kind of helpful videos, then kindly subscribe my channel. Okay, so let's start the video. As you know that what is the first line drug of hypertension in pregnancy? Do you know? It's a tablet लेवेटोलॉल. ठीक है, तो इट्स द बेस्ट ड्रग फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. इफ़ कोई अगर पूछे कि व्हाट इज़ द बेस्ट ड्रग फॉर द क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट को पहले से हाइपरटेंशन था और वो एम्लोडिपिन या फिर फ्यूरोसेमाइड ले रही थी, देन मतलब दैट डजेंट मैटर. ठीक है, अगर वो पेशेंट आती है 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, तो भी उसका मैनेजमेंट के लिए हम क्या देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस जो देंगे वो क्या होगा, हमारा लेवेटोलॉल टैबलेट ही होगा. ओके, सो लेवेटोलॉल बिकम्स नाउ ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑल कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. ओके, डू यू गेट दैट? अब डोज की बात करें तो लेवेटोलॉल की डोज जो हम देते हैं वो होता है 100 mg से 200 mg TDS. ओके, ये अप टू हम 2400 mg तक भी दे सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट ड्रग जो होता है हमारा वो क्या होता है, मिथाइल डोपा. तो ये मिथाइल डोपा जो है वो क्या, इट्स ए प्रो ड्रग. मीन्स इनसाइड द बॉडी इट बिकम अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक है, और इसकी जो डोज होती है वो होती है 250 to 500 mg QID होती है. ओके, QID मीन्स क्वार्टर इन ए डे. इट्स ए चीपर ड्रग, बट इसका हाइपरटेंशन पे अच्छा एक्शन है. तो ये अब क्या है ना कि ये चीपर होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली इंडिया में उतना नहीं मिलता है जितनी पहले मिलती थी, बट मे बी अभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये आपको मिल जाए. इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि ये फॉल्स पॉजिटिव इनडायरेक्ट कोम टेस्ट देता है. तो इनडायरेक्ट कोम टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपको लगेगा कि पेशेंट को तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है. तो ये एक फॉल्स पॉजिटिव प्रॉब्लम है. और दूसरा साइड इफ़ेक्ट है मिथाइल डोपा का कि डिप्रेशन और ड्रॉजीनेस. ओके, और भी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि है हमारा टैबलेट निफेडिफिन. निफेडिफिन की हम 5 to 10 mg की टैबलेट जो है वो हम ओरली देते हैं. ओके, तो पहले ये सबलिंगुअल दिया जाता था, लेकिन अब सबलिंगुअल जो है ना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है, क्योंकि ये सबलिंगुअल इट कैन कॉज सडन हाइपोटेंशन व्हेन टेकन सबलिंगुअली. सबलिंगुअली लेने से क्या होता है, सडन अचानक से बहुत ज़्यादा बीपी फॉल हो जाते हैं. तो आप ओनली ओरल रिकमेंड करते हैं. ये अप टू 80 mg पर डे कैन दिया जा सकता है. ठीक है, BD या फिर TID. ठीक है, तो जब बीपी ज़्यादा हो जाता है एंड कंट्रोल में नहीं आता है तो हम टैबलेट ऑफ हाइड्रोलाजीन भी देते हैं. एज यू नो हाइड्रोलाजीन इज़ एन आर्टेरियल वासोडाइलेटर. ये क्या है, आर्टेरियल वासोडाइलेटर है. सो इसकी वजह से बीपी को कंट्रोल करने में ये बहुत अच्छा माना जाता है. इसकी डोज जो है वो है 25 to 50 mg OD या BD पर डे. नेक्स्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर प्राजोसिन. ये प्राजोसिन जो है वो हम दे सकते हैं 2.5 to 5 mg पर डे. ओके, OD या BD. सी लेवेटोलॉल के बारे में जो मैंने अभी तक बताया कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये लेवेटोलॉल है क्या, कि लेवेटोलॉल जो है वो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है. सो वी कैन गिव अल्फा ब्लॉकर और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, बट वी कांट गिव ओनली बीटा ब्लॉकर, क्योंकि बीटा ब्लॉकर देने से प्लासेंटल परफ्यूजन कम होता है. सो ड्यू टू रिडक्शन इन प्लासेंटल परफ्यूजन इट विल कॉज नियोनेटल ब्रेडिकार्डिया एंड इट ऑल्सो कॉजेज हाइपोग्लाइसेमिया इन यूनिट्स. सो डू यू नो कि परफ्यूज़न कम होने से क्या होगी. तो अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू है और प्लासेंटल परफ्यूज़न कम हो जाए तो फीटस को इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है IUGR वो हो सकता है. तो बीटा ब्लॉकर कैन कॉज IUGR. सो बीटा ब्लॉकर इज कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. वन मोर ड्रग हेयर विच कैन कॉज IUGR, दैट इज ACE इनहिबिटर. ओके, तो बीटा ब्लॉकर कंट्रा इंडिकेटेड है, ACE इनहिबिटर भी कंट्रा इंडिकेटेड है. तो ACE इनहिबिटर जो है इट कैन ऑल्सो कॉज हाइपोकैलूरिया. हाइपोकैलूरिया मीन्स जो बेबी के हेड जो के बोन्स जो बनते हैं ना वो छोटे बनेंगे. ठीक है, एंड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी इसकी वजह से होता है ACE इनहिबिटर से. और फिर ACE इनहिबिटर का एक और वजह है इसी ओलिगोहेडोमनियोज भी देखने को
मिलता है। आप देखते हैं एक और ड्रग है जो कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, वो है फ्यूराज़ेमाइड, ठीक है। इट इज़ अ डायूरेटिक्स, ये हमारे लिस्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में इंपॉर्टेंट ड्रग की कैटेगरी में आता है। तो हम इसे प्रेगनेंसी में क्यों नहीं देते हैं, तो इसे जानने के लिए हम प्रेगनेंसी की जो इटियोलॉजी है ना, एंटी हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी, प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होता है उसकी इटियोलॉजी है, उसको देखते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बदले आप प्लासेंटा इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन याद रख ले, ठीक है। तो तब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि ये प्लासेंटा अगर ठीक से नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। सो दैट इसका मैनेजमेंट जो होता है ना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का, इसका मैनेजमेंट डिलीवरी होता है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो विलाई है प्लासेंटा में, मैटरनल एंड फीटल, तो इसकी ब्लड सप्लाई से ही बेबी को नरिशमेंट मिलता है। ब्लड वेसल्स जो मदर के हैं और फीटस के हैं वो दोनों क्या होते हैं, एक साथ मिलते हैं प्लासेंटा में, और सो अक्रॉस दीज विलाई प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीजन, ये सब का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये मैटरनल विलाई होते हैं और ये फीटल विलाई होते हैं, तो ये प्लासेंटा में ऐसे मीट करते हैं। तो इनमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होता है। तो ये एक्सचेंज जो है ये मैटरनल एंड फीटल ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है कि विलाई में दोनों का ब्लड फ्लो अच्छा है या नहीं, और इसी विलाई के पास जो ग्रेडियंट बन जाता है जिससे मैटरनल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फीटस को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ब्लड वेसल्स की ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। इफ़ यू सी कट सेक्शन ऑफ दीज द विलाई, अगर आप इस विलाई का कट सेक्शन देखें तो इसका जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं हम ट्यूनिका इंटीमा। देन सेकेंड लेयर जो है इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, एंड द लास्ट आउटर जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिसिया, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मसल्स होती हैं ना वो ट्यूनिका मीडिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सपोज अगर कोई मसल वेसल्स के अंदर प्रेजेंट, तो जब एड्रेनालिन जब एक्ट करेगा मसल्स पे तो मसल में क्या होगा, स्पाज्म हो सकता है, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब उस पार्टिकुलर एरिया में जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो बेबी का जो है बेबी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। सो इन प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक के बाद में दीज स्मूथ मसल्स आर रिप्लेस्ड। तो 20 वीक के बाद में क्या होता है ना कि ये जो स्मूथ मसल्स हैं इस ट्यूनिका मीडिया लेयर में, तो ये स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं किससे, तो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन से, क्योंकि यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन होने लगता है, ठीक है। तो ये हर प्रेगनेंसी में आफ्टर 20 वीक होता है। नाउ लेट्स सपोज स्मूथ मसल्स का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ या फिर अच्छे से नहीं हुआ, ये परसिस्ट कर रहे हैं अभी भी, तो सपोज प्लासेंटा के 40 to 50% एरिया में अगर ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ का मसल्स रिप्लेस नहीं हुआ, तभी तो नहीं हुआ ना ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। तब क्या होगा कि यहाँ की जो परसिस्टेंट मसल है वो क्या करेंगी, भासोस्पाज्म करेंगी, जिसकी वजह से प्लासेंटा के 40 to 50% एरिया जहाँ पे मसल्स हैं वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बेबी को वहाँ से। देन द बेबी विल गो इन स्ट्रेस। तो स्ट्रेस, बेबी के स्ट्रेस में जाने की वजह से एड्रेनालिन का सिक्रेशन होगा, एंड दिस एड्रेनालिन जो है ये क्या करेगा, गो इनटू द मदर सर्कुलेशन, एंड देन इट विल कॉज इंक्रीज हार्ट बीट ऑफ मदर, सो दैट मदर्स ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होता है ताकि ब्लड वेसल का जो स्पाज्म है, ब्लड वेसल्स जो सिकुड़ गए हैं उनको वो ओपन कर दे, ठीक है। तो उस इंक्रीज बीपी के कारण ही फीटस को फिर नरिशमेंट मिल पाता है। तो अगर ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन या रिप्लेसमेंट जो है स्मूथ मसल्स का अगर नॉर्मल नहीं हुआ है, ठीक है, इनएडिक्वेट होता है, देन वी कॉल इट्स परसिस्टेंस ऑफ स्मूथ मसल लेयर। तब हम इसे क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ स्मूथ मसल लेयर कहते हैं, ओके। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इसी परसिस्टेंस ऑफ स्मूथ मसल लेयर की वजह से क्या होता है, वासोस्पाज्म होता है, और यही वासोस्पाज्म क्या है, हाइपरटेंशन की पैथोलॉजी है, ओके। तो एज आप जानते हैं कि फ्यूराज़ेमाइड जो है वो क्या है, एक वासोस्पाज्म कराने वाला ड्रग है, तो इसकी वजह से वासोस्पाज्म ज़्यादा होगा तो क्या है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वासोस्पाज्म ज़्यादा होगा तो फ्यूराज़ेमाइड क्या करता है कि बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालता है, क्योंकि ये तो डाययूरेटिक्स है ना। तो अगर फ्यूराज़ेमाइड अगर देते हैं बीपी कम करने के लिए तो क्या होगा, वासोस्पाज्म बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, बेबी की कंडीशन जो है वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगी। सो रिमेंबर फ्यूराज़ेमाइड इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो पेशेंट का परफ्यूजन और कम कर देता है। और एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ओनली इंडिकेशन ऑफ फ्यूराज़ेमाइड इन
हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। वो क्या है, तो वो है पल्मोनरी एडिमा। सिर्फ पल्मोनरी एडिमा ही एक ऐसा केस है जिसमें हम हाइपरटेंशन के बाद भी पेशेंट को फ्यूरोज़माइड देते हैं। अगर मदर को सपोज पल्मोनरी एडिमा हो जाए बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तब रैपिडली ब्लड प्रेशर कम करने की ज़रूरत होती है एंड चेस्ट से वाटर भी निकालना ज़रूरी होता है ना। तब इस कंडीशन में वी कैन यूज़ फ्यूरोज़माइड एंड बेबी को आयुजियर होने का वेट नहीं किया जाएगा। इसमें आपने लेसिक्स दिया, फ्यूरोज़माइड दिया, ठीक है, एंड विद इन फ्यू आवर जब मदर की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है तो बेबी को निकाल दिया जाता है नॉर्मल डिलीवरी से या फिर सिजेरियन सेक्शन से। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्यूरोज़माइड कैन बी गिवन इफ पल्मोनरी एडिमा प्रेजेंट विथ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अब सपोज पेशेंट प्रेजेंट करती है हाइपरटेंशन के साथ में 25-26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे, और आपने उसे मिथाइल डोपा या फिर लेवेटोलॉल दिया, तो उससे क्या होगा, उससे पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ओके। बट आपको अभी पैथोलॉजी से पता चला कि बीपी क्यों इंक्रीज़ करते हैं। बीपी इसलिए इंक्रीज़ करता है ताकि बेबी को नरिशमेंट मिल सके, क्योंकि उसमें वो स्मूथ मसल जो है वो रिप्लेस नहीं हुए रहते हैं। तो अब अगर आप बीपी को कम कर देंगे तो क्या होगा, बेबी को नरिशमेंट मिलना भी तो कम हो जाएगा ना। तो इट मीन्स बेबी की नरिशमेंट को अगर प्रायोरिटी देते हैं तो मदर की बीपी मतलब इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर मदर को प्रायोरिटी देते हैं तो बेबी को आयुजियर होने का रिस्क बढ़ जाता है, मीन्स प्लेसेंटल परफ्यूजन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बीपी को इंक्रीज़ करने, वो बीपी जब इंक्रीज़ करे तब मेडिसिन हम नहीं देते हैं पेशेंट को। जब बीपी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तब मेडिसिन दिया जाता है इस केस में। तो उसका क्या एक लेवल है कि उस बेस लेवल से ऊपर जाए अगर बीपी, तो हम मेडिसिन रिकमेंड करेंगे पेशेंट को। तो ये है लेवल 150/100 mm ऑफ Hg, ठीक है। अगर इससे ऊपर बीपी जाए तभी हम ड्रग स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम मेडिसिन नहीं देते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अदर एसोसिएशन ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। जैसे कि है कि फर्स्ट एक्सपोजर टू विलाई, मीन्स अगर कोई प्राइमरी ग्रेविडा है तो उसमें फर्स्ट टाइम विलाई से एक्सपोजर हो रहा है, तो इसमें क्या होता है ना कि जब विलाई फर्स्ट टाइम बॉडी में आता है तो उसको एंटीजेनिक रिस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है वासोस्पैज्म के साथ साथ, ठीक है। तो वो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स जो है वो क्या करता है, ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर्स लाइक मोलर प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी विलाई ज़्यादा होते हैं ना मोलर प्रेगनेंसीज में, या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ भी कॉज हो सकता है PIH का, जैसे कि एंडोथेलियम का जो लाइनिंग है इसमें डैमेज हो किसी रीनल डिसऑर्डर के वजह से, ठीक है, उस पेशेंट को, या फिर पहले से क्या हो डायबिटीज़ मेलाइटस हो या फिर रीनल डिजीज़ हो, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है। इसमें क्या होता है ना कि अल्टर्ड फंक्शन ऑफ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हो सकता है, ठीक है। ये जो जीन है इसका फंक्शन अल्टर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, फैक्टर 5 लेडन एबनॉर्मल फंक्शन। फैक्टर 5 जो है उसका क्या होगा, फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, कॉज, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड वेसल्स में वासोडाइलेशन का काम कौन करता है, नाइट्रिक एसिड करता है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है अगर इसका प्रोडक्शन कम हो जाए एंडोथेलियम में तो क्या होगा, तो भी PIH होगा। तो ये कैसे होता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनता है वो किससे बनता है, L एस्परजिनेज के मेटाबॉलिज्म से बनता है, ठीक है। अगर L एस्परजिनेज का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से PIH देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक पोटेंट वासोडाइलेटर है और ये स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करती है। तो ये क्या होगा, वासोडाइलेटेशन करता है, तो इसलिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रीटर्म लेबर में भी देते हैं, क्योंकि वहाँ भी यह यूट्रस के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स से कि किस पेशेंट को हम ब्लड प्रेशर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका BP इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में प्रेडिक्शन हम कैसे करेंगे, किस पेशेंट को बोलेंगे इसका BP इंक्रीज़ कर सकता है, ठीक। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है, सबसे पहला एक टेस्ट होता है रोल ओवर टेस्ट जिसको बोलते हैं। सपोज हम किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या एडवाइस करते हैं कि सुपाइन पोस्चर में नहीं सोना है और हमेशा टर्न होके राइट या लेफ्ट साइड में होके सोना है, ताकि जो
इन्फीरियर वेना कावा है ना, सुपीरियर पोस्चर में सोने से इन्फीरियर वेना कावा जो है वो प्रेस हो जाता है, जिससे हार्ट को वेनस रिटर्न कम होता है, ठीक, और इससे आउटपुट भी कम हो जाता है और बेबी हाइपोक्सिक हो जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जब लेडीज साइड में लेटी होती है और साइड टर्न होके, और जब सुपाइन पोस्चर में आती है तो उसका ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक, तो इसे सुपाइन हाइपरटेंसिव सिंड्रोम बोलते हैं। अब देखते हैं कि कोई पेशेंट साइड में टर्न होकर सो रही है, ठीक, और उसका बीपी 110/80 mm/Hg है। अब वो पेशेंट जो है सीधी मीन्स सुपाइन पोजीशन में आती है, तो एज यू नो कि सारे पेशेंट का बीपी कम होना चाहिए सुपाइन पोजीशन में आने पे, तो उसी को तो सुपाइन हाइपरटेंशन बोलते हैं। बट जब इस बेबी का कंप्रेशन होता है वेना कावा पर और जो ब्लड रिटर्न हार्ट में कम होता है, तो आउटपुट डिक्रीज करना चाहिए बस। बट इस पेशेंट में क्या होता है ना कि आउटपुट डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि आउटपुट कम हुआ। बट इसका रेगुलेटरी रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांग होता है हार्ट का, और जोर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ठीक, और फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि इसका आउटपुट डिक्रीज नहीं होता है, उल्टा बीपी इंक्रीज कर जाता है। तो आउटपुट भी मेंटेन रहता है और बीपी बेसलाइन से अप्रॉक्स 10 mmHg जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये अगर रोल ओवर टेस्ट में अगर लेडीज़ टर्न ओवर मतलब साइड में टर्न होकर सोई है, अगर उस टाइम उसका बीपी लेते हैं, फिर अब जब वो सुपाइन पोस्चर में आती है फिर उस टाइम बीपी लेते हैं, और ये अगर सुपाइन पोस्चर में आने के बाद बीपी मोर देन 10 mmHg अगर इंक्रीज़ कर जाए, तो हम बोल सकते हैं कि इसको हो सकता है कि कुछ दिनों में ही हाइपरटेंशन डेवलप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, परसिस्टेंट हैंड ग्रिप चेक करते हैं, ओके। तो इसमें क्या करो कि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर पहले मेज़र कर लो, फिर उसको मुट्ठी टाइटली बंद करके पूरा फोर्स से फुली बंद करने को बोलो आप और पेशेंट को, और इससे क्या होता है कि हार्ट बीट आदमी का पेशेंट का बढ़ जाता है, ठीक, बट बीपी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मुट्ठी बंद करने की वजह से फोर्सफुली, इससे अगर बीपी भी अगर 10 mmHg अगर अप्रॉक्स बढ़ जाता है बेसलाइन से, तो हमें लगता है कि इस पेशेंट को आगे चल के हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी होने के चांसेस है, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है कि यूरिक एसिड का इंक्रीज़ करना, ठीक, ये भी एक कॉज होता है जिसकी वजह से हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको हाइपरटेंशन होने वाला है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डिक्रीज कैल्शियम, अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर जाए तो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी एक कॉज है जिसमें क्या होता है कि वेसल्स की इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है और वासोस्पाज्म होने लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज होम्योसिस्टीन बढ़ जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है कि तो ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स के जो सॉरी आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे सो दिस मिस्टेक्स हैपन। हाँ, तो क्या मैं बोल रही थी कि होम्योसिस्टीन का इंक्रीज जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आर्टरीज और वेसल्स में ब्लॉकेज होता है, क्लॉट बनने का चांस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं 6 नंबर पॉइंट, माइक्रो एल्बुमिनूरिया। तो ये क्या होता है, तो यूरिन में जो होता है ना माइक्रो एल्बुमिनूरिया देखने को मिलता है। इसमें बहुत थोड़ा सा प्रोटीन अगर यूरिन में प्रेगनेंसी के टाइम में आने लगे शुरू से ही, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन देखा गया है कि 40 to 50% ऑलमोस्ट पेशेंट में क्या होता है जो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हर बुक में जो है ना वो अलग अलग दिया गया है, ओके। Now let's see what are the supplementation which is known to reduce the chance of hypertension in pregnancy, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सप्लीमेंटेशन हम दे सकते हैं ताकि चांसेस कम हो हाइपरटेंशन होने के प्रेगनेंसी में। तो ये हो सकता है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, फिश ऑयल कैप्सूल। इसमें होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है चांस ऑफ हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, डी, ई, इन सब में क्या है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। या फिर हम लो डोज एस्पिरिन भी दे सकते हैं। इसकी डोज कितना दे सकते हैं हम, 75 to 150 mg पर डे दी जाती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट की थी वीडियो को, ताकि आपकी ऑल पैथोलॉजी एंड इटियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अच्छी हो सके, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।